गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था पृष्ठीय रसायन के अंतर्गत कोलोइडी जो विलयन है या कोलोइड है उसकी प्रवस्थाएं। तो कोलोइडी जो विलयन है या कोलोइड है ये विषमांगी प्रकृति का होने के कारण इसमें दो प्रवस्थाएं होती हैं, जिनमें एक प्रवस्था होती है परिक्षेपण माध्यम और दूसरी होती है परिक्षिप्त प्रवस्था। तो यहाँ पे देखो, जो परिक्षेपण जो माध्यम है ये क्या होता है, तो जिस प्रकार जो विलयन होता है वास्तविक विलयन, उनमें दो घटक होते हैं विलय और विलायक। उसी प्रकार कोलोइडी जो विलयन है उसमें भी दो घटक पाए जाते हैं, जिनमें एक होता है परिक्षेपण माध्यम तथा दूसरा होता है परिक्षिप्त प्रवस्था। तो कोलोइडी विलयन में जो परिक्षेपण जो माध्यम है, तो कोलोइडी विलयन में उपस्थित वह घटक जो अधिक मात्रा में क्या होता है पाया जाता है, वो तो कहलाता है परिक्षेपण माध्यम। और जो परिक्षेपण जो माध्यम होता है ये वास्तविक विलयन में उपस्थित घटक विलायक के समान होता है। बात करें परिक्षिप्त प्रवस्था की, तो कोलोइडी विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में पाया जाता है या कम मात्रा में उपस्थित होता है, परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाती है। और जो परिक्षिप्त प्रवस्था है ये वास्तविक विलयन में उपस्थित घटक विलय के समान होती है। तो यहाँ पे देखो कि यदि परिक्षेपण माध्यम है उसके नाम के आधार पर इसको कई विशिष्ट नामों से जाना जाता है कोलोइडी विलयन को। तो यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो ऐसा कोलोइडी विलयन है उसको कहा जाता है हाइड्रोसोल। और यदि कोलोइडी विलयन बेंजीन हो, यदि परिक्षेपण माध्यम बेंजीन हो तो ऐसा कोलोइडी जो विलयन है वो बेंजोसोल कहलाता है। एल्कोहल होने पर कोलोइडी विलयन को एल्कोसोल और वायु या गैस होने पर कोलोइडी विलयन को एरोसोल कहा जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमने कल वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोलोइडी जो विलयन है उसका वर्गीकरण, अर्थात कोलोइडी जो विलयन है उनका जो वर्गीकरण करते हैं तो उनको कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं और वर्गीकरण का जो आधार है वो किसको माना गया है। तो यहाँ पे देखो, इसमें दो प्रवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरी होती है परिक्षेपण माध्यम। इनमें भौतिक अवस्था अर्थात पहला वर्गीकरण का आधार है कि परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम है उसकी भौतिक अवस्था कैसी है। इस भौतिक अवस्था के आधार पर जो कोलोइडी जो विलयन है इसको 8 भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पे देखो, क्योंकि परिक्षिप्त प्रवस्था यानी भौतिक अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। अगर ये भौतिक अवस्था 3 है तो कोलोइडी विलयन होने चाहिए थे 9 प्रकार के, लेकिन यहाँ पे देखो इसके आधार पर कोलोइडी विलयन को 8 भागों में विभाजित किया जाता है। क्यों किया जाता है 8 भागों में 9 की बजाय? क्योंकि इनमें जो गैस अवस्था और गैस अवस्था, क्योंकि गैस में जो विलयन होता है वो क्या होता है समांगी प्रकृति का, अर्थात एक गैस जब दूसरी गैस में क्या होती है विस्तृत होती है तो ये दोनों गैसें मिलकर के समांगी विलयन का क्या करती है, निर्माण करती हैं। परंतु हमने देखा है कि जो कोलोइडी जो विलयन है वो विषमांगी प्रकृति का होता है, इसलिए जो कोलोइडी जो विलयन है इसके आधार पर 8-9 प्रकार की बजाय 8 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देखो, वर्गीकरण का जो पहला आधार ले रहे हैं कि परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर कोलोइडी जो विलयन है उसको 8 भागों में विभाजित किया जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले बहुत ही आरबीएससी के आधार पर, यानी आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड के लिए ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसमें से एक दूसरे को क्रॉस करवा के और इसमें क्या कर लिया जाता है, अंतर पूछ लिया जाता है। कई बार पूछ लेता है सोल और जेल में क्या अंतर होता है, कई बार पूछ लेता है ठोस सोल और ठोस एरोसोल में क्या अंतर है, झाग और फोम में क्या अंतर है।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन लेंगे परिक्षेपण माध्यम। क्यों परिक्षेपण माध्यम है, ये सबसे पहले ले रहे हैं अपन ठोस। अब परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो परिक्षिप्त प्रवस्था क्या हो सकती है, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो यदि परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस हो तो ऐसा जो कोलॉइडी जो विलयन है उसको कहा जाता है ठोस सोल। ठोस सोल एग्जाम में पूछ लेता है ठोस सोल क्या है। तो ठोस सोल में जब लिखेंगे अपन तो कैसे लिखेंगे कि ऐसा कोलॉइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम भी ठोस और परिक्षिप्त प्रवस्था भी क्या हो, ठोस अवस्था में हो, तो ऐसा कोलॉइडी विलयन कहलाता है ठोस सोल। और ठोस सोल के एग्जाम्पल है, ये क्या होता है, खनिज और जितनी भी जो मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे कॉपर है या सॉरी पीतल है, पीतल है वो क्या होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो जिंक और कॉपर दोनों ही ठोस होती हैं। तो जितने भी मिश्र धातु और जितने भी जो खनिज होते हैं वो सारे के सारे ठोस सोल के अंतर्गत रखे जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं पर ठोस, यदि परिक्षेपण माध्यम भी ठोस और लेकिन परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव हो तो ऐसा कोलॉइडी विलयन कहलाता है जल। और जल का उदाहरण है पनीर, दही और मक्खन। तीसरा है यदि परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त प्रवस्था गैस हो तो ऐसा कोलॉइडी विलयन कहलाता है ठोस झाग। और ठोस झाग को कहा जाता है फोम। यहाँ पे देखो इनके उदाहरणों में जो प्यूमिस पत्थर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है जावा पत्थर, झावा या जावा पत्थर या प्यूमिस पत्थर या समुद्री झाग। ये तो हो गए तीन। इसी प्रकार अपन परिक्षेपण माध्यम क्या लेंगे, द्रव लेंगे। तो द्रव का एक बार करवाएंगे ठोस के साथ, द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में। यदि परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम द्रव और परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस हो तो ऐसा कोलॉइडी विलयन कहलाता है सोल। द्रव का द्रव में विलयन इमल्सन या पाइस, जबकि द्रव का गैस में विलयन यानी गैस का द्रव में विलयन ये कहलाता है झाग। यहाँ पे देखो सोल के उदाहरण है पेंट, स्याही और प्रोटीन और कोशिका तरल। कोशिका तरल, जो कोशिका का जो तरल होता है ये भी सोल का उदाहरण है। इमल्सन होता है, इमल्सन में क्या होता है परिक्षेपण माध्यम भी द्रव और परिक्षिप्त प्रवस्था भी क्या होती है, द्रव होती है। ऐसा कोलॉइडी विलयन कहलाता है पायस या इमल्सन, जैसे दूध, दवाइयां और मलहम। तीसरा है झाग, जिसमें परिक्षेपण माध्यम द्रव और परिक्षिप्त प्रवस्था होती है गैस। इसमें सोडा वाटर और साबुन का जो विलयन होता है यह होता है झाग का उदाहरण। तो यहाँ पे देखो हमने 6 प्रकार देखे कोलॉइडी विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर। 7 और जो 8 है इनमें देखो ये गैस यानी इसमें क्या होगा कि जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो गैस होता है। तो सबसे पहले देखेंगे गैस का ठोस के साथ और गैस का द्रव के साथ। लेकिन गैस का गैस में जो विलयन हमने पहले बताया कि यह समांगी विलयन का उदाहरण और समांगी विलयन का उदाहरण होने के कारण ये कोलॉइडी विलयन में नहीं रखा जाता है। तो गैस का ठोस में यानी ठोस का गैस में विलयन ये कहलाता है ठोस एरोसोल। यदि द्रव गैस में वितरित हो तो ये कहलाता है द्रव एरोसोल। ठोस एरोसोल का उदाहरण आंधी और धुआं, जबकि द्रव एरोसोल का उदाहरण है धुंधिया, कोहरा। तो ये तो हो गया कोलॉइडी विलयन के वर्गीकरण का पहला आधार कि परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण जो माध्यम है उनके भौतिक अवस्था के आधार पर कोलॉइडी विलयन को 8 भागों में विभाजित किया जाता है, जो एक सारणी के रूप में हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया। सेकंड देखते हैं वर्गीकरण का आधार कि परिक्षिप्त प्रवस्था वर्गीकरण का सेकंड आधार है बी परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर। इसके आधार पर जो कोलॉइडी जो विलयन है इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पहला है
द्रव स्नेही, द्रव स्नेही, और द्रव स्नेही का दूसरा नाम है द्रव रागी, कोलॉइडी विलयन। इसी प्रकार दूसरा है कि द्रव विरोधी या द्रव विरागी, कोलॉइडी विलयन। अर्थात परिचित प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलॉइडी जो विलयन है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पहला है द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलॉइडी विलयन और दूसरा है द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलॉइडी विलयन। अब यहाँ पे देखो ये होते क्या है और कौन से विलयन है जो द्रव स्नेही का उदाहरण है और कौन से उदाहरण है जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो द्रव स्नेही देखो कि ऐसा कोलॉइडी विलयन जिनमें परिचित प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल यदि उपस्थित होते हैं तो ऐसा कोलॉइडी विलयन कहलाता है द्रव स्नेही या द्रव विरोधी या द्रव रागी कोलॉइडी विलयन। अब इसके अंतर्गत कौन सा उदाहरण रखा जाता है, तो यहाँ पे देखो गोंद या फिर जो स्टार्च होता है उसका जल में बना जो कोलॉइडी विलयन है वो रखा जाता है किसके अंतर्गत, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलॉइडी विलयन। अर्थात गोंद या स्टार्च का जल में बना कोलॉइडी विलयन ये द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलॉइडी विलयन का उदाहरण होता है। बात करें द्रव विरोधी या द्रव विरागी की, तो ऐसा कोलॉइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल अनुपस्थित होता है, और जब आकर्षण बल अनुपस्थित होता है तो ऐसा कोलॉइडी विलयन ये कहलाता है द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलॉइडी विलयन। द्रव विरागी इसके अंतर्गत या द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलॉइडी जो विलयन है इसके अंतर्गत इसका जो उदाहरण है ये क्या है, तो धातु हो सकती है, धातु हाइड्रोक्साइड हो सकती है, धातु सल्फाइड हो सकती है। तो धातु या धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड या फिर धातु हाइड्रोक्साइड, इनका यदि जल में बना कोलॉइडी विलयन है तो ये द्रव विरोधी या द्रव विरागी की तरह कार्य करता है। यहाँ पे देखो ये हो गया वर्गीकरण का दूसरा आधार, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी परिभाषा में पूछ करके और कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि द्रव स्नेही या द्रव विरोधी जो कोलॉइडी विलयन है उसमें 2 या 3 या 4 अंतर लिखिए। तो अपन इसके अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या अंतर है। गुण, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बनाने की विधि। बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में देखो सबसे पहले कि जो द्रव विरोधी या जो द्रव स्नेही है इनमें परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है। जब आकर्षण बल उपस्थित होता है तो इन्हें बनाने के लिए किया जाता है या इसको किस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है। तो आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण इन्हें हिलाकर या गर्म कर आसानी से क्या किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। तो ये तो हो गया ये, लेकिन इनमें दोनों अवस्थाओं के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, और अनुपस्थित होने के कारण इन्हें बनाने के लिए विशेष विधियों की या विशिष्ट विधियों की आवश्यकता होती है। बात करें इनके स्थायित्व की, इनके स्थायित्व की बात करें तो स्थायित्व में क्या होता है, दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण, और आकर्षण बल यदि किसी के मध्य उपस्थित होता है तो वो क्या होता है, अधिक स्थायी। लेकिन जो वो होता है ये द्रव विरोधी, इनमें आकर्षण बल अनुपस्थित होने के कारण ये क्या होता है, अस्थायी। तो यहाँ पे देखो ये तो क्या होता है, स्थायी, लेकिन ये होते हैं अस्थायी। बात करें इनकी श्यानता की, श्यानता की बात करें तो यहाँ पे देखो जो इसमें क्या होता है, आकर्षण बल उपस्थित होता है, आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण इनकी जो श्यानता होती है यह परिक्षेपण माध्यम से क्या होती है, अधिक होती है, अधिक।
लेकिन अगर बात करें इनकी द्रव विरोधी की, तो आकर्षण बल अनुपस्थित होने के कारण इनकी श्यानता होती है, यह परिक्षेपण माध्यम के क्या होती है, बराबर है, होती है। इसी प्रकार यदि बात करें इनमें कि ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते हैं, तो टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जो द्रव स्नेही जो कोलॉइडी जो विलयन है, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। यहां पे देखो दृश्यता, तो दृश्यता में क्या है कि इनके मध्य आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो द्रव विरोधी जो है इनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आसानी से क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इसी प्रकार यदि देखें इनके ऊपर आवेश, तो यहां पे देखो जो द्रव्य स्नेही जो कोलॉइडी विलयन है, इनमें आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण इस पर कोई भी या जो आवेश होता है ना, ये कम मात्रा में क्या होता है भाई, पाया जाता है। लेकिन बात करें द्रव विरोधी जो कोलॉइडी जो विलयन है, इनमें कणों पर अभिलाक्षणिक या तो पाया जाता है धनावेश या फिर अभिलाक्षणिक ऋणावेश क्या होता है भाई, पाया जाता है। यहां पे देखो कि इसके ऊपर आवेश बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो जब कम मात्रा में पाया जाता है तो इसका विद्युत क्षेत्र में जो गमन होता है वो नहीं होता है, अर्थात ये न तो कैथोड की ओर विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करने, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनके जो कण हैं ये न तो एनोड की तरफ और न ही कैथोड की ओर गमन करते हैं, लेकिन इनके ऊपर अभिलाक्षणिक धनावेश या फिर ऋणावेश उपस्थित होने के कारण इनके जो कण हैं ये कैथोड या एनोड की ओर क्या होता है, गमन करते हैं। तो वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है, हमने पढ़ा कि परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण जो माध्यम है उनके मध्य यानी उनके मध्य आकर्षण बल के आधार पर कोलॉइडी विलयन को दो भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं वर्गीकरण का तीसरा आधार कि परिक्षिप्त प्रवस्था है उसके कणों के आकार के आधार पर, सी परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के आधार पर वर्गीकरण, कणों के आधार पर जो वर्गीकरण है, तो इसके आधार पर अर्थात परिक्षिप्त जो प्रवस्था है उसके कणों का आकार क्या है, बड़े आकार के हैं या फिर छोटे आकार के हैं। तो यदि परिक्षिप्त प्रवस्था के जो कणों हैं उनका आकार छोटा है तो उसे तो कहा जाता है बहु अणुक कोलॉइड, बहु अणुक कोलॉइडी विलयन या कोलॉइड। लेकिन दूसरा है यदि आकार यदि बड़ा हो तो उन्हें कोलॉइडी कणों के आकार में यदि परिवर्तित करते हैं तो उन्हें कहा जाता है वृहद अणुक कोलॉइड, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बहुअणुक कोलॉइड। अब यहाँ पे देखो क्या है कि बहुअणुक कोलॉइड में क्या होता है कि इस प्रकार के जो कोलॉइडी जो विलयन है उनमें परिक्षिप्त प्रवस्था के यानी कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। और जब छोटा होता है तो जब इन्हें किसी पदार्थ को जब छोटा होता है तो छोटा होने के कारण जब इसको किसी पदार्थ या किसी विलयन में क्या किया जाता है, घोला जाता है, तो यह आपस में क्या होता है, दुर्बल वान डर वाल्स बलों के द्वारा बंधित तो होकर एक पुंजनुमा यानी कणों का एक पुंजनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। और पुंजनुमा संरचना का जब निर्माण करते हैं तो इनका जो आकार है ये कोलॉइडी विलयन में उपस्थित कणों के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ऐसा कोलॉइडी जो विलयन है वो तो कहलाता है बहुअणुक कोलॉइड विलयन। अब बहुअणुक कोलॉइडी जो विलयन है इसके अंतर्गत जो सल्फर या गोल्ड का जो कोलॉइडी जो विलयन है ये तो होता है बहुअणुक कोलॉइड विलयन। लेकिन वृहद अणुक कोलॉइडी विलयन है, इस प्रकार के जो कोलॉइडी जो विलयन है बनाने वाले यानी बहुवृहद अणुक जो कोलॉइडी जो विलयन है उसका निर्माण करने वाले कणों का जो आकार है ये क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़ा होता है तो जब इन्हें किसी परिक्षिप्त प्रवस्था में क्या किया जाता है, घोला जाता है, तो घोलने पर ये कोलॉइडी विलयन के कणों के आकार में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है वृहद अणुक कोलॉइड। और वृहद अणुक जो कोलॉइड है उसके अंतर्गत स्टार्च, प्रोटीन इनको रखा
जाता है। अर्थात स्टार्च का जो कोलोइडी जो विलयन है ये क्या होता है, वृहद अणु के कोलोइड के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहां पर देखो ये तो हो गई कोलोइडी जो विलयन है उनका वर्गीकरण, अर्थात कोलोइडी जो विलयन है उसको किस किस आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब यहां पे देखते हैं कि कोलोइडी जो विलयन है उनको बनाने की विधियां, और कोलोइडी जो विलयन है उसको बनाने की जो विधियां हैं उनमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि कोलोइडी जो विलयन है उनमें आकर्षण बलों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला होता है द्रव स्नेही और दूसरा होता है द्रव विरोधी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि द्रव स्नेही जो कोलोइडी जो विलयन है उनको किस प्रकार से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और जो बनाते हैं तो उसमें बनाने में क्या है कि कोई भी विशिष्ट विधियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो कोलोइडी विलयन बनाने की विधियां, कोलोइडी विलयन बनाने की कोलोइडी जो विलयन है वो बनाने की विधियां। तो कोलोइडी जो विलयन है वो बनाने की विधियों में सबसे पहले है द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन। द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन बनाने की विधियां। तो यहां पे देखो सबसे पहले कि जो द्रव स्नेही जो कोलोइडी विलयन है ये क्या होता है, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। तो द्रव स्नेही जो कोलोइडी जो विलयन है इसको बनाने के लिए कोई विशिष्ट विधि की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि द्रव स्नेही जो कोलोइडी जो विलयन है इनमें परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है। आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण इनको हिलाकर या गर्म कर आसानी से इनका कोलोइडी विलयन तैयार कर लिया जाता है। तो यहां पे देखो इसके उदाहरण कि जब अपने को स्टार्च या गोंद का कोलोइडी विलयन बनाना हो तो स्टार्च या गोंद है उसको जल में घोलकर हिलाकर और गर्म करके द्रव स्नेही कोलोइड में क्या कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है। तो ये तो हो गई है। लेकिन जो द्रव विरोधी जो कोलोइडी जो विलयन है, सेकंड द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन बनाने की जो विधियां हैं कि द्रव विरोधी जो कोलोइडी जो विलयन है उनमें दोनों अवस्थाओं के मध्य आकर्षण बल अनुपस्थित होता है और आकर्षण बल अनुपस्थित होने के कारण इनको बनाने के लिए विशिष्ट विधियों की आवश्यकता होती है। और जो विशिष्ट विधियों की आवश्यकता होती है तो द्रव विरोधी कोलोइडी जो विलयन है उनके बनाने की जो विधियां हैं वो निम्न है, जिनमें सबसे पहली विधि है ए परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि। अब यह परिक्षेपण जो विधियां हैं ये क्या है, तो इस प्रकार की यानी ऐसी विधि जिनमें कणों का आकार बड़ा होने के कारण, यानी इस प्रकार की विधि में पदार्थ के जो कण हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अर्थात ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के बड़े आकार के कणों को तोड़कर कोलोइडी विलयन के कणों के आकार में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसी विधि कहलाती है परिक्षेपण विधि। अर्थात इस विधि में अब कणों का आकार बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण उनको तोड़ करके और कोलोइडी विलयन के आकार में परिवर्तित किया जाता है। अब इसके अंतर्गत है ये दो विधियों को रखा जाता है, जिनमें पहली विधि है, एक तो है यांत्रिक परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण विधि, और दूसरी है विद्युत परिक्षेपण विधि। और विद्युत परिक्षेपण जो विधि है इस विधि को ब्रेडिंग आर्क विधि भी कहा जाता है, जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो परिक्षेपण विधि यानी ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के कणों का आकार बड़ा होने के कारण उनको तोड़ करके कोलोइडी कणों के आकार में परिवर्तित किया जाता है, परिक्षेपण विधि कहलाती है। और परिक्षेपण विधि के अंतर्गत दो विधियों को रखा जाता है, जिनमें पहली विधि है यांत्रिक परिक्षेपण विधि और दूसरी विधि है विद्युत परिक्षेपण विधि, जिनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।